सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रास मैकेनिज्म। ये आपका 8th लेक्चर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस का। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बता दें, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सभी पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आता। तो आप स्किप ना करें, पूरा लेक्चर को देखें। ठीक, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें। ठीक, बताएं क्या परेशानी है, हम उसका आंसर देंगे आपको। ठीक, तो चलिए हम लोग आज रास मैकेनिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रास मैकेनिज्म। तो पहले हम लोग रास मैकेनिज्म के फुल फॉर्म जान लें। तो रास मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? रेनिन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो रास मैकेनिज्म का फुल फॉर्म क्या होता है आपको? रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, सॉरी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो चलिए इस मैकेनिज्म को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। जो क्या चीज़, पहले रास मैकेनिज्म होता क्या ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रास मैकेनिज्म क्या है? RAS mechanism is a system that is activated in the body by decreasing in atrial pressures or AP. On activations, it tries to increase atrial pressures to normal. अब देखिए रास मैकेनिज्म क्या है। तो जब हम लोग का बॉडी में क्या होता है, एट्रियल प्रेशर, तो आर्टरीज का जब प्रेशर हम लोग का बॉडी में डिक्रीज होने लगता है, तो तब ये जाकर के एक्टिवेट होता है। ठीक ना? तो जब हम लोग का बॉडी का आर्टरीज का प्रेशर घटने लगता है, तो हम आपको पता होगा कि एट्रियल प्रेशर कितना होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। और फिर वेंस का प्रेशर कितना होता है, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर से जानते हैं। ठीक, तो नहीं है पता तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है बताइए? 80 होता है। और जबकि हम एट्रियल प्रेशर की बात करें तो वो कितना होता है, या सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो वो कितने होते हैं? 120। ठीक, लेकिन ये हर आदमी में सेम नहीं होता, किसी में ज़्यादा भी होता, कम भी होता, वेरिएबल्स होते हैं। समझे? हर एक एज ग्रुप में और हर एक इंसान में। तो क्या होता है, तो रास मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होता है? जब हम लोग का एट्रियल प्रेशर घटता है तो ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और एक्टिवेशंस के बाद ये क्या करता है कि हम लोग का एट्रियल प्रेशर को इंक्रीज करता है जब तक कि नॉर्मल ना हो जाए। तो ये नॉर्मलाइज करने का काम करता है हम लोग का बॉडी में। अब रेनिन की बात करें तो सब देखिए, बात आई है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की। तो अब इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि रेनिन क्या करता है, फिर एंजियोटेंसिन क्या करता है, फिर एल्डोस्टेरोन का क्या काम है। समझे? तो अब रेनिन क्या है? एक एंजाइम से जो क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होता है किडनी के। किससे? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से। ठीक ना? और इसको कहाँ पर डाल दिया जाता है, मतलब इस एंजाइम को क्या होता है कि रेनिन बनता है और इसको कहाँ डाल दिया जाता है? ब्लड में पोर कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। तो यानी हम लोग का ब्लड में रहता है, लेकिन प्रो फॉर्म में रहता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब हम लोग का बॉडी क्या होता है, जब एट्रियल प्रेशर से घटता है तब जाकर के ये एक्टिवेट होता है। तो समझे? तो ये सीक्रेट कौन करता है? अगर पूछे आपसे कि रेनिन कौन सीक्रेट करता है तो क्या कहेंगे? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स किडनी का। और कहाँ पर रहता, डाल दिया जाता है इसको? ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। और ये क्या होता है कि कौन सा स्टेज में रहता? प्रो स्टेज में रहता, प्रो रेनिन के फॉर्म में रहता। प्रो स्टेज मतलब इनएक्टिव स्टेज में। ठीक, और इसका कोई एक्टिविटी नहीं होता, मतलब ब्लड में जब तक ब्लड में है, जब तक इनएक्टिव है तो कुछ काम नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं करता। और फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता, तो जैसे हम लोग का एट्रियल प्रेशर घटा तो फिर ये एक्टिवेट होता। ठीक, तो अब क्या होता है कि कन्वर्ट एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1। अब क्या करते हैं? एंजियोटेंसिनोजेन। तो अब ये क्या करता है कि ये जा करके एंजियोटेंसिनोजेन, अब देखिए यहाँ पर ओजेन लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में चेंज करता, यानी कि एंजियोटेंसिन 1 में चेंज कर देता है। अब एंजियोटेंसिनोजेन क्या करता है, सिंथ कहाँ पर बनता है और क्या करता है ये देखते हैं। अब सिंथेसाइज इन लीवर, एंजियोटेंसिन आपका कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और फिर कहाँ पर इसको रिलीज कर दिया जाता है? रिमूव्ड इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पर? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोड़ दिया जाता है। इट इज फाउंड सर्कुलेटिंग इन द प्लाज्मा। ठीक, फिर उसके बाद वो बाहर फेंक निकाल दिया जाता है इसको, कहाँ पर? प्लाज्मा में।
समझे? तो ये प्लाज्मा में आपको मिल जाएगा। कौन? एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन जो है आपको प्लाज्मा में मिल जाएगा। ठीक, तो ये प्लाज्मा में छोड़ दिया जाता, बनता कहाँ है? लीवर में। अब देखिए रेनिन कहाँ बन रहा था? एक एंजाइम था, किडनी में बन रहा था। ठीक, और एंजियोटेंसिन कहाँ बन रहा है? लीवर में। ठीक, चलिए अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो इसको क्या कहते हैं? ACE। ठीक, अब देखिए क्या कहते हैं, तो अब देखिए क्या कहते हैं, angiotensin converting enzyme, an enzyme which convert angiotensin into angiotensin 2। तो अब देखिए वह एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बताइए? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। समझ में आया? तो कौन कर रहा था कन्वर्ट? तो आप देख लिए रेनिन कर रहा था। ठीक, तो रेनिन को ACE के नाम से हम जान सकते हैं, कोई दिक्कत? अब ये क्या करता? इट्स कन्वर्जन टेक, अच्छा सॉरी, तो ये तो रेनिन इसको एक्टिवेट कर रहा था, ठीक ना? अब एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन 1 के फॉर्म में चेंज कर रहा था। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है ये दूसरा होता है, वो रेनिन नहीं। वो क्या करता है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज कर देता, और फिर क्या करता? इट्स कन्वर्जन टेक्स प्लेस एज द ब्लड पासिस थ्रू द लंग्स। जैसे तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये लंग्स में, ये एंजाइम्स कहाँ पर आपको मिलता है? ये लंग्स में मिलता है, ठीक ना? तो अब ये ब्लड जैसे लंग्स में पास, लंग्स के पास गया, तो वहाँ पर ये क्या हो गया? ये एक्टिवेट हो गया, ठीक ना? इट्स कन्वर्जन टेक्स प्लेस एज ब्लड पासिस थ्रू द लंग्स। अब रिमेंबर इट्स कन्वर्जन ऑल्सो अकर्स इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो याद रखें कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके लंग्स में भी कन्वर्ट होता, और बॉडी के पार्ट्स में भी कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रास पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना? रास के मैकेनिज्म को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहते हैं? इट इज़ अ सिस्टम दैट रेगुलेट एट्रियल प्रेशर्स बाय रेगुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम का को मेंटेन करके एट्रियल प्रेशर को हर हमेशा मेंटेन करके रखता है। यानी कि हम लोग का बॉडी में कितने फ्लूइड्स होते हैं, कितने ब्लड होते हैं बताइए? 4 to 5 लीटर, 5 to 5.5 कह सकते हैं। इतना लीटर सर्कुलेट करते रहता हम लोग का बॉडी में। ठीक, इतना लीटर ब्लड रहता। अब क्या कहते हैं? द वॉल्यूम इज मीडिएटेड बाय हार्मोन्स। ये वॉल्यूम्स किसके द्वारा मीडिएट होता है? हार्मोन्स के द्वारा। अब रिडक्शन इन एट्रियल प्रेशर, जैसे एट्रियल प्रेशर घटता है तो इससे क्या होता है? डिक्रीज इन रिनल प्रेशर्स, रिनल परफ्यूजन प्रेशर्स। तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे आर्ट्रियल प्रेशर्स घटा या एट्रियल प्रेशर्स घटा, इसके घटने से क्या हो गया कि रिनल प्रेशर्स डिक्रीज हो गया। अब फिर क्या हुआ? द डिक्रीज इन एट्रियल प्रेशर्स काउज प्रोरेनिन टू बी कन्वर्टेड टू रेनिन। अब जैसे क्या हुआ कि एट्रियल प्रेशर्स घटा, तो फिर स्टिमुलेशंस गया आपको ब्रेन के पास, उसको क्या कहा गया कि प्रोरेनिन को अब रेनिन में कन्वर्ट करो, क्योंकि प्रेशर्स घट रहा, वॉल्यूम मेंटेन करना। ठीक, तो इन प्लाज्मा रेनिन कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1। तो अब यहाँ पर प्लाज्मा में रेनिन प्रोरेनिन के फॉर्म में रह रहा था, तो अब प्रोरेनिन क्या हुआ? रेनिन में चेंज हुआ पहले। फिर फिर ये रेनिन जो है क्या किया? एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में चेंज कर दिया। आया समझ में? क्या किया? एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद देखिए एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है? कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2। तो ये किसके द्वारा हुआ? ये लंग्स में जाकर के चेंज हुआ। ठीक, नॉर्मली लंग्स में चेंज हुआ। ठीक, तो वहां पर कौन कन्वर्ट किया इसको? ACE, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक, तो ये क्या किया? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज कर दिया। ठीक, लंग्स में। एंड किडनी और रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय AC। तो ये कहाँ पर होता? किडनी और लंग्स में, लेकिन मेनली कहाँ पर हो रहा है? लंग्स में। थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि इसका क्या होता है कि बॉडी का और पार्ट्स में भी होता है। ठीक, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और है। अब फंक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2। तो अब देखिए कि क्यों एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज किया गया। कुछ तो कारण होगा, इसको देखते हैं। क्योंकि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में इसलिए चेंज किया गया क्योंकि एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो ना ग्लोमेरुलसा से। तो देखिए
एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज किया गया क्योंकि ये जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स को स्टिमुलेट कर सकें। क्यों स्टिमुलेट कर सकें? सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करने के लिए। आया समझ में? तो अब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज, अब एल्डोस्टेरोन को क्यों सिक्रेट करवाना चाहिए था? क्योंकि ये क्या करता है कि सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवाता है। आपको पता है सोडियम आयन जब रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि बॉडी में वाटर रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाएगा। यानी फ्लूइड रिटेंशन जैसे बढ़ा तो फ्लूइड रिटेंशन से क्या होता है कि फिर हम लोग का ब्लड का वॉल्यूम जो था वो रिटेन हो जाता, मतलब फिर से ब्लड वॉल्यूम वापस आता। और ब्लड वॉल्यूम फिर से अगर वापस आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का बॉडी वॉल्यूम क्या कहते हैं, ब्लड वॉल्यूम ठीक हो गया, यानी आर्टरियल प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। तो वही बात कहा जाएगा यहाँ पर। तो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन, तो सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया एल्डोस्टेरोन। और फिर क्या किया, इट एक्ट ऑन पार्टिकल सेल्स ऑफ रिनल डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड सिटी। तो ये क्या किया, इस सेल्स पे काम किया और उसके बाद क्या किया, और कलेक्टिंग डक्ट पे काम किया और फिर वाटर को ज़्यादा लॉस होने नहीं दिया, फिर उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया। ठीक ना? तो वाटर फ्लोज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोसिस हैंस इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अब देखिए कि जैसे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया तो इसके वजह से क्या हुआ कि वाटर वहाँ पर रुकने ज़्यादा लगा। वाटर जब रुकने लगा इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, आया समझ में? तो एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर के तौर पे काम करता है। वेसोकंस्ट्रिक्ट क्या मतलब, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया तो ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो गया एंड एक्ट डायरेक्टली ऑन द एट्रियोल्स टू कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूसिंग इंक्रीज इन एट्रियल प्रेशर। यानी कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब देखिए ये है, इसको ऐसे कर दिया तो कंस्ट्रिक्ट किया तो प्रेशर से बढ़ गया। अब प्रेशर से बढ़ने के बाद क्या हुआ, फिर नॉर्मलाइज हो गया हम लोग का बॉडी का वॉल्यूम। इट ऑल्सो एक्ट अपॉन द हाइपोथैलेमस टू इंक्रीज थर्स्ट एंड वाटर इंटेक। अब देखिए, तो जब तक ये हाइपोथैलेमस से एक्शंस आएगा वाटर रिएब्जॉर्प्शंस का या फिर पानी पीने का, तब तक क्या होता है कि ये आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट कर देता। ठीक ना? उसका क्या होता है कि डायमीटर घटा देता। तो डायमीटर घटा और फिर मैसेज गया कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के पास कि भाई बॉडी में बॉडी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम जो है घट रहा है, जिसके वजह से आर्टरियल प्रेशर घट रहा है और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है शरीर को। तो ये मैसेज करता और फिर वहाँ से क्या होता है, बॉडी को आता, मतलब हाइपोथैलेमस क्या होता, मोटर एक्शंस क्या भेजता है ब्रेन को कि पानी पीना। ठीक ना? वाटर इंटेक जरूरी है। ऑल्सो स्टिमुलेट द सिक्रेशंस ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। और फिर उसके बाद जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच को रिलीज कर देता है, जो क्या करता है आपका बॉडी का, मतलब जो पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है यूरिन के जरिए उसको, या फिर यूरिन के जरिए या फिर स्वेट के जरिए उसको रीएब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ तक था। आज ये आपका 7th लेक्चर खत्म हो गया। कल आपका ये लास्ट है। अब आपका एक ही बचा है जो है क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स। बस इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है ना? इसके आगे तरफ बढ़ेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर होगा आपका, तब तक बने रहें। थैंक यू।